Build your dreams, live rich, and leave rich. ज्यादातर भारतीय परिवारों का एक सपना होता है, अपना घर, अपनी जमीन। हमें बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, बेटा सिर पर अपनी छत होनी चाहिए। और ये भी कि जमीन कभी घाटे का सौदा नहीं होती। बिल्कुल, ये बात हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठ चुकी है कि हम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, मतलब सब कुछ, इसी एक सपने को पूरा करने में लगा देते हैं। और इसी सपने में ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा है। लोग एसेट रिच कैश पुअर बन जाते हैं। एसेट रिच कैश पुअर मतलब कागज पर तो उनकी संपत्ति करोड़ों की होती है, लेकिन जब अचानक मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई के लिए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हाँ, या कोई बिजनेस का मौका आ गया, बिल्कुल, तब पैसों की जरूरत पड़ती है तो हाथ खाली होते हैं। वो करोड़ों की जमीन या घर वो रातों रात कैश में नहीं बदल सकते। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब आप करोड़पति होकर भी जरूरत के समय पर मजबूर हैं। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद इसी पारंपरिक सोच को चुनौती देना है। आज की चर्चा के बाद श्रोताओं को ये साफ हो जाएगा कि अपनी मेहनत की कमाई को कहाँ लगाने से सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि मन की शांति भी मिलती है। चलिए तो फिर इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। निवेश की दुनिया को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें हैदराबाद से चेन्नई तक का एक सफर तय करना है। अच्छा, ये हमारा वित्तीय लक्ष्य है। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस सफर पर जाने के कई तरीके हैं। पहला, आप पैदल चल सकते हैं। पैदल? हाँ, ये आपके बचत खाते या एफडी में पैसा रखने जैसा है। आप सुरक्षित तो रहेंगे, कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन रफ्तार बहुत धीमी होगी। हो सकता है कि महंगाई की धूप आपकी ऊर्जा खत्म कर दे और आप मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाएं। सही बात है। दूसरा तरीका है कि मैं अपनी बाइक उठा लूं। हाँ, ये सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश करने जैसा है। रफ्तार तेज है, कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में है, आपको रोमांच भी महसूस होगा, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। बिल्कुल। अगर आप एक्सपर्ट राइडर नहीं है तो एक छोटा सा गड्ढा भी आपको गिरा सकता है। आपको लगातार सड़क पर ध्यान देना होगा। तो तीसरा विकल्प क्या है? यहीं पर तीसरा विकल्प आता है, एक आरामदायक बस का टिकट खरीदना। ये म्यूचुअल फंड जैसा है। अच्छा, यहाँ एक पेशेवर ड्राइवर है, यानी फंड मैनेजर, जो सड़क को अच्छी तरह जानता है। आपको बस आराम से बैठना है और मंजिल तक पहुंचना है। सफर सुरक्षित है, आरामदायक है और बाइक से कहीं ज्यादा भरोसेमंद। तो फिर इस एनालॉजी में रियल एस्टेट कहाँ फिट होता है? रियल एस्टेट एक ट्रेन की तरह है। एक बहुत लंबी दूरी के सफर के लिए शायद ये अच्छा हो। ये मजबूत है, विशाल है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक बार आप ट्रेन में चढ़ गए तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी कभी भी नहीं उतर सकते। हाँ, आपको स्टेशन का इंतजार करना ही होगा। और वो स्टेशन कब आएगा या आएगा भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। मतलब अगर आपको रास्ते में पैसों की तत्काल जरूरत पड़ गई तो आप चलती ट्रेन से कूद नहीं सकते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इलिक्विडिटी की समस्या है। तो आज का बड़ा आइडिया यह है कि सिर्फ मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप सही गाड़ी चुनें जो आपकी जरूरत, आपके स्वभाव और आपके सफर की लंबाई के हिसाब से हो। और आज हम यही देखेंगे कि क्यों ज्यादातर भारतीय परिवारों के लिए बस यानी म्यूचुअल फंड का सफर ट्रेन यानी रियल एस्टेट से ज्यादा फायदेमंद और सुविधाजनक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो सबको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, मुनाफा यानी रिटर्न्स। हाँ बिल्कुल। हम सबने अपने बड़ों से सुना है, अरे मेरे चाचा जी ने 20 साल पहले एक जमीन खरीदी थी जो आज 50 गुना हो गई है। ऐसे किस्से तो हर घर में सुनने को मिलते हैं। क्या ये पूरी कहानी बताते हैं? मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये अपवाद हैं, नियम नहीं। अच्छा। ये लॉटरी लगने जैसा है। हम उन हजारों लोगों की कहानियां नहीं सुनते जिनकी प्रॉपर्टी के दाम 10-15 साल तक 1 इंच भी नहीं बढ़े। सही बात है। जब हम निवेश की बात करते हैं तो हमें अपवादों पर नहीं बल्कि औसत और भरोसेमंद आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो आंकड़े क्या कहते हैं? मतलब एक औसत रियल एस्टेट निवेश की तुलना एक औसत म्यूचुअल फंड से कैसे की जा सकती है? आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं एक्चुअली। हमारे पास एक क्लाइंट का उदाहरण है जिनकी प्रॉपर्टी 10 साल में 30 लाख से बढ़कर 70 लाख की हुई। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, दोगुनी से ज्यादा। हाँ, अच्छा लगता है, लेकिन उसी 10 साल की अवधि में कई अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों का पैसा 8 से 10 गुना तक बढ़ाया है। 8 से 10 गुना? 7-8% का मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ महंगाई को ही मुश्किल से मात दे पा रहा है। आपकी दौलत असल में बढ़ी नहीं रही। बिल्कुल, सिर्फ अपनी जगह पर बनी हुई है। आपका पैसा आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा, बस सुस्ता रहा है।
और ये जो 12-15% का रिटर्न है, ये तो सिर्फ एक पहलू है। कहानी का असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हमें उस पैसे की जरूरत पड़ती है। मतलब वो रिटर्न किसी काम का नहीं, अगर जरूरत पड़ने पर आप उसे इस्तेमाल ही ना कर पाए, तो यहीं पर लिक्विडिटी मतलब नकदी का मुद्दा सबसे अहम हो जाता है ना। यही सबसे जरूरी बात है। दौलत का असली मतलब क्या है? वो नंबर जो आपके प्रॉपर्टी के कागजों पर लिखा है, या वो पैसा जो मुश्किल समय में आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है? हाँ मेरे एक डॉक्टर क्लाइंट का किस्सा है जो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाता है। हाँ, बताइए। वो अपने दिवंगत बेटे की याद में एक संस्था को 75 लाख रुपए डोनेट करना चाहते थे। अच्छा। उनके पास कई करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, कागज पर वो बहुत अमीर थे, लेकिन जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो वो एक भी प्रॉपर्टी तुरंत बेच नहीं पाए। सही खरीदार ढूंढने, मोलभाव करने और पूरी कानूनी प्रक्रिया में महीनों, कभी-कभी तो सालों लग जाते हैं। ये सुनने में ही कितना तनावपूर्ण लगता है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आप एक जरूरी काम के लिए कुछ लाख रुपए भी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, ये तो दौलत के पिंजरे में कैद होने जैसा है। फिर उन्होंने क्या किया? उनका म्यूचुअल फंड में भी काफी निवेश था। अच्छा, तो उनके पास वो भी था? हाँ, उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की और सिर्फ कुछ घंटों के अंदर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बदले उन्हें लोन मिल गया। सिर्फ कुछ घंटों में? जी, उन्होंने अपना काम पूरा किया, बिना अपनी कोई संपत्ति बेचे। ये है लिक्विडिटी की ताकत। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक ऐसी संपत्ति जिसे आप जल्दी बेच नहीं सकते, वो सिर्फ एक फैंसी देनदारी है। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन कई लोग कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में भी तो खर्च होते हैं, जैसे एग्जिट लोड या एक्सपेंस रेशियो। क्या वो रियल एस्टेट के स्टैम्प ड्यूटी और मेंटेनेंस खर्च के सामने कुछ है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। चलिए तुलना करते हैं। जब आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो सबसे पहले आप लगभग 6 से 8%, 6 से 8 लाख रुपए? हाँ, 6 से 8 लाख रुपए सिर्फ स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर खर्च कर देते हैं। ये पैसा तो डील होते ही आपकी जेब से चला गया और कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद हर साल प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी मेंटेनेंस और समय समय पर मरम्मत का खर्च अलग। और अगर प्रॉपर्टी किराए पर ना चढ़े तो वो खर्च आपकी जेब से जाता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड खरीदने पर आपको कोई टैक्स या चार्ज नहीं देना पड़ता। एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो होता है जो फंड को मैनेज करने की फीस होती है। और वो कितना होता है? ये सालाना 1 से 2% के बीच होता है। टैक्स आपको सिर्फ तब देना होता है जब आप अपना मुनाफा निकालते हैं, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। तो हिसाब साफ है, रियल एस्टेट एक महंगा सौदा है। तो साफ है कि रिटर्न्स, लिक्विडिटी और खर्चों के मामले में म्यूचुअल फंड बेहतर नजर आता है। फिर भी लोग अपनी 90-95% दौलत रियल एस्टेट में क्यों फंसा देते हैं? वो ऐसी क्या आम गलतियां करते हैं? सबसे बड़ी गलती है भावनात्मक लगाव और जानकारी की कमी। लोग घर को निवेश समझ लेते हैं। पहली गलती, जिसे मैं कहता हूं, एक ही एसेट क्लास में मोटापा। मोटापा? हाँ, यानी अपनी सारी जमा पूंजी एक ही जगह सिर्फ रियल एस्टेट में लगा देना। इससे आपके पोर्टफोलियो का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। अगर रियल एस्टेट मार्केट 5-10 साल तक शांत रहा, जैसा कि कई शहरों में हुआ है, तो आपकी पूरी दौलत रुक जाती है। और दूसरी गलती? दूसरी गलती ये मान लेना कि प्रॉपर्टी हमेशा सुरक्षित है। बिल्डर का भाग जाना, कानूनी पचड़े, जमीन पर कब्जा हो जाना, ये सब असली खतरे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। और तीसरी गलती लोग म्यूचुअल फंड के साथ करते हैं। वो क्या? धैर्य की कमी। लोग प्रॉपर्टी खरीदकर 10-20 साल तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने के 6 महीने बाद अगर बाजार थोड़ा भी गिरता है तो वो घबराकर सब कुछ बेच देते हैं या एसआईपी बंद कर देते हैं। हाँ, वो ये नहीं समझते कि इक्विटी भी लंबी अवधि का खेल है। आपको यहाँ भी धैर्य रखना होगा। चलिए, अब इन गलतियों और सिद्धांतों को कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। एक आम नौकरी पेशा इंसान को लेते हैं जिसके मन में हमेशा ये सवाल रहता है, अपना घर खरीदूं या किराए पर रहूं? ये एक क्लासिक दुविधा है। इसे समझने के लिए अर्जुन और राज, 2 दोस्तों की कहानी लेते हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, एक जैसी सैलरी थी। राज ने सामाजिक और पारिवारिक दबाव में आकर 1 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया कि उसकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। बिल्कुल। वहीं अर्जुन ने वित्तीय समझदारी दिखाई। उसने वैसा ही फ्लैट 25,000 रुपए महीने के किराए पर ले लिया। अच्छा। अब राज की ईएमआई और अपने किराए के बीच का जो फर्क था, यानी 45,000 रुपए, उसे अर्जुन ने हर महीने एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत दिलचस्प मोड़ है। तो 15 साल बाद क्या हुआ? 15 साल बाद राज अपने घर का मालिक तो बन गया था, लेकिन उस पर अभी भी लोन का बोझ था और उसके फ्लैट की कीमत शायद 2 गुनी या 2.5 गुनी हुई होगी। वहीं दूसरी तरफ
अर्जुन के 45,000 महीने की एसआईपी ने कंपाउंडिंग की ताकत से एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना लिया था। कितना? वो राज के फ्लैट की कीमत से कहीं ज्यादा था। अर्जुन के पास पैसा भी था और कहीं भी आने जाने की आजादी भी। ये सामाजिक दबाव पर वित्तीय समझदारी की जीत थी। ये कहानी तो हर उस युवा को सुननी चाहिए जो ईएमआई के बोझ तले दबने की सोच रहा है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक व्यापारी परिवार का। वो अपने बच्चों का भविष्य, खासकर बेटियों का, कैसे सुरक्षित करें? ये सोच बदलने की बहुत जरूरत है। मेरे पास एक क्लाइंट आए जो अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए 30-30 लाख रुपए और उनकी एमबीए की पढ़ाई के लिए सिर्फ 6-6 लाख रुपए का बजट बनाकर बैठे थे। मतलब शादी पे ज्यादा खर्च करो, पढ़ाई पर कम। यही हमारी पारंपरिक सोच है। बिल्कुल। मैंने उन्हें सलाह दी कि वो इसका ठीक उल्टा करें। बेटी की शादी के लिए 6 लाख का बजट रखें, लेकिन उसकी पढ़ाई पर 30 लाख खर्च करें। ये तो हमारी पारंपरिक सोच के बिल्कुल खिलाफ है। वो माने? शुरू में वो झिझके, लेकिन फिर मान गए और परिणाम शानदार था। बेटी ने एक टॉप एमबीए कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और उसे पहले ही साल 12 लाख का सालाना पैकेज मिला। वाह! सिर्फ 3 साल के अंदर उसका पैकेज बढ़कर 20 लाख हो गया। अब सोचिए, वो लड़की आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। उसे अपनी बराबरी का जीवन साथी मिलेगा और सबसे बड़ी बात, वो इतनी सक्षम है कि अगर चाहे तो अपनी कमाई से अपनी शानदार शादी का खर्च खुद उठा सकती है। ये सोच तो पूरे समीकरण को ही बदल देती है। आपने शादी के खर्च को एक निवेश में बदल दिया, इंसानी पूंजी में निवेश। बिल्कुल। एक अच्छी शिक्षा वो सबसे अच्छी संपत्ति है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। एक ऐसी संपत्ति जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता। तो अगर कोई श्रोता ये सब सुनकर अपनी वित्तीय यात्रा को सही दिशा देना चाहता है, तो उसे ऐसे कौन से 3-4 काम करने चाहिए जिससे वो 90% लोगों से आगे निकल जाए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम लें, लक्ष्य आधारित निवेश करें। ये मत पूछिए कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। ये गलत सवाल है। हाँ, सही सवाल है, मेरे इस खास लक्ष्य के लिए सबसे अच्छा निवेश कौन सा है। अगर आपको 3 साल में कार खरीदनी है तो आपका लक्ष्य छोटी अवधि का है। उसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सही नहीं है। ठीक है, लक्ष्य तय हो गया। अब शुरुआत कैसे करें? कई लोगों को ये सब बहुत जटिल लगता है। तो दूसरा कदम है, बस से शुरुआत करें। अगर आप नए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा शुरुआती बिंदु है। बस एक छोटा सा एसआईपी शुरू करें, चाहे 5,000 रुपए महीने का ही क्यों ना हो। ये बस का टिकट खरीदने जैसा है। आपको रास्ता नहीं पता, लेकिन आपने एक एक्सपर्ट ड्राइवर पर भरोसा किया है जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। और उन लोगों के लिए क्या सलाह है जो पहले से ही अपनी ज्यादातर दौलत रियल एस्टेट में लगा चुके हैं? उनके लिए तीसरा कदम है, अपने पोर्टफोलियो में संतुलन बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दें, लेकिन धीरे धीरे विविधता लाएं। हो सकता है आपके पास 3 प्रॉपर्टी हों, एक को बेचकर उस पैसे को लिक्विड एसेट्स में लगाएं। याद रखिए, प्रॉपर्टी आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होनी चाहिए, पूरा पोर्टफोलियो नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। और आखिरी कदम, खासकर उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं। चौथा कदम है, SWP से अपनी पेंशन खुद बनाएं। SWP? हाँ, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। आप रिटायरमेंट तक म्यूचुअल फंड में एक बड़ा कॉर्पस बनाते हैं, फिर रिटायर होने के बाद आप उस पैसे को निकालते नहीं हैं, बल्कि SWP शुरू करते हैं। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए, ये काम कैसे करता है? ये SIP का उल्टा है। SIP में आप हर महीने पैसा जमा करते हैं, SWP में आप हर महीने अपने निवेश से एक तय रकम निकालते हैं, बिल्कुल सैलरी की तरह। अच्छा। जैसे 2 करोड़ के कॉर्पस से आप हर महीने 90,000 रुपए निकालना शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप पैसे निकाल रहे होते हैं, तब भी आपका बाकी का पैसा बाजार में बढ़ता रहता है। कमाल है। तो ये एक तरह से खुद की बनाई हुई पेंशन है। बिल्कुल। हमारे एक क्लाइंट हैं जो यही कर रहे हैं। वो हर महीने 90,000 की पेंशन ले रहे हैं और अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे हैं, जबकि उनकी करोड़ों की जमीन उन्हें कोई कैश नहीं दे रही थी। वाह! तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम 5 सबसे महत्वपूर्ण बातों में समेटना चाहें तो वो क्या होंगी? पहली और सबसे जरूरी बात, लिक्विडिटी ही असली ताकत है। असली दौलत वो नहीं जो सिर्फ कागज पर है, बल्कि वो है जिसे आप जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, अपने बच्चों की शादी से ज्यादा उनकी शिक्षा में निवेश करें। एक अच्छी शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी, जो किसी भी प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। तीसरी बात, किराए पर रहना घर खरीदने से बेहतर हो सकता है। सामाजिक दबाव में आकर अपनी वित्तीय सेहत खराब ना करें। पहले हिसाब लगाएं,
चौथी बात ये हो सकती है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ विशेषज्ञों के लिए नहीं है। सही कहा। चौथी बात यही है कि म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए एक आसान, सरकार द्वारा रेगुलेटेड और शक्तिशाली जरिया है। और पांचवी और आखिरी बात, असली संपत्ति आपको मन की शांति देती है, तनाव नहीं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आपको रातों को जगाए रखती है, चाहे वो कानूनी विवाद की वजह से हो या उसे बेचना पाने की चिंता की वजह से, तो वो संपत्ति नहीं, बोझ है। बिल्कुल। निवेश का अंतिम लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता और मन की शांति होना चाहिए। बहुत खूब। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अपनी कुल संपत्ति को देखिए, आपका घर, जमीन, सोना, एफडी, सब कुछ। अब खुद से पूछिए, इसमें से कितना पैसा अगले 7 दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में आ सकता है, बिना कोई बड़ा नुकसान उठाए। इस सवाल का जवाब आपको आपकी असली वित्तीय सेहत के बारे में बताएगा, या आपको बताएगा कि आपकी दौलत जमीन में फंसी है या आपके लक्ष्यों के लिए आजाद है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके अनुभव रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड के साथ हमारे बताए गए उदाहरणों से अलग रहे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही गहरे वित्तीय विश्लेषण के लिए लाइव रिच एंड लीव रिच बाय क्रिश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार तक सोच समझ कर निवेश करें।